डेवलपिंग साइंटिफिक वोकेबुलरी। तो अब हम करने वाले हैं कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वोकेबुलरी। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इस ब्लॉक में, वन बाय वन हम रीड कर लेते हैं। ये सबसे पहले है मेटालिक, ओके। सेकंड फिजिकल, सोलर, मस्कुलर, वेज, एक्सपेंशन, ट्रांसलूशेंट, ओपेक, इग्नियस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक, देन रिफ्लेक्शन, कंडेंसेशन। तो वन बाय वन हमें ये सब देखने हैं क्या क्या कंटेंट यहाँ पे गिवन है और इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन आएगा। सो सबसे पहले हम पहला रीड करते हैं। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज एक्सपेंशन। हम कट करते जाएंगे जो जो होता जाएगा, ओके। सो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मैटर ऑन हीटिंग इज एक्सपेंशन, ठीक है। द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड। चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ गैस इनटू लिक्विड on cooling is condensation. The change in which no new substance is produced is called physical change. The change in which no new substance is produced is called physical change. Minerals that contain metal are called metallic minerals. Minerals that contain metals are called metallic minerals. Now, rocks formed by the cooling of magma or lava are called igneous rock. Okay, rock formed by the cooling of magma or lava is called igneous rock. Objects that allow a little light to pass through them are called, थोड़ी थोड़ी लाइट जाने दे, translucent object. Objects that do not allow light to pass through them, opaque. Objects that do not allow light to pass through them are called opaque object, okay. The process of light striking an object and bouncing off is called, the process of light striking an object, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आके टकराए और बाउंस बैक करे, तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ओके। A dash eclipse occur when the moon is in between sun and earth. अगर मून होता है ना सन और अर्थ के बीच में, तो सन को दिखने नहीं देता, सन नहीं दिखाई देगा तो ये सोलर इक्लिप्स होगा, ओके। A solar eclipse occurs when the moon is in between sun and the earth. Next, the energy associated with the motion or position of an object is called mechanical energy. Mechanical energy. The energy associated with the motion or the position of an object is called mechanical energy. The force shown by our limbs to push or pull object is an example of muscular force. हमारे लिम्स क्या होते हैं, वो चीजें होती है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में मदद करती हो। हाथ हो सकते हैं, पैर भी हो सकते हैं, ओके, वो लिम्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे लिम्स कौन से फोर्स अप्लाई करते हैं, द फोर्स शोन बाय आवर लिम्स टू पुश और पुल ऑब्जेक्ट, उसको हम मस्कुलर फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शोन बाय द मैग्नेट टू मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। Done. Lightning is an example of electrical energy in nature.
A lever in which load is located between the fulcrum and the effort. Load is in the between, यानी कि तो सेकेंड क्लास बन जाएगा. A dash is kind of inclined plane where the pointed edge are used to do work. A wedge is a kind of inclined plane where pointed edge are used to do work. Pointed edge जहाँ पे काम करने में मदद करती है वो wedge कहलाता है. नेक्स्ट है हमारे पास, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. नेक्स्ट हमारे पास, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ सोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम इनसोल्यूबल सब्सटेंस. जल्दी से बताओ, ये मेथड यूज किया जाएगा ऑफ सेपरेशन, सोल्यूबल सब्सटेंस को इनसोल्यूबल से सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? फिल्ट्रेशन का. इनसोल्यूबल सब्सटेंस फिल्टर के ऊपर रह जाएगा, सोल्यूबल नीचे आ जाएगा. अ केमिकल चेंज इनमें से कौन सा है? केमिकल चेंज में नया ऑब्जेक्ट बनता है. फिजिकल चेंज में नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता, नया सब्सटेंस नहीं बनता, बट केमिकल चेंज में बनता है. तो ए ऑप्शन करेक्ट है बस इसमें. When magma और lava cool, it form this type of rock. Igneous ही बनाएगा ये तो. The mineral is used as fuel for cooking. कुकिंग के लिए हम फ्यूल के तौर पे कोयले के यूज करेंगे. Okay, the kind of material in a wood door, opaque. The kind of material in frosted glass, translucent. Which of these is not a part of solar eclipse? Stars. On which energy does a computer run? Electrical energy. Which form of energy is released when fossil fuel are burned? Heat निकलेगी. Why do we put oil on door hinge? To reduce friction. What type of force is used when we use our hand to lift heavy object from the ground? What type of force is used when we lift a heavy object from the ground? Muscular force. The kind of simple machine are roller blinds. तो इंक्लाइन प्लेन है क्या वो? नहीं, पुली है, पुली पुली पुली. What kind of simple machine is a lid of a water bottle? That is screw. What kind of simple machine is a steering wheel? Actually, it is wheel and axle. Simple machine, steering wheel, wheel and axle. What kind of simple machine is an X-blade? Wedge. Okay, X-blade, wedge. Steering wheel, wheel and axle. वाटर की बोतल की लिड स्क्रू. रोलर ब्लाइंड पुली होती है. Interpreting graphics. Complete the concept map. Okay, you need to complete this. Now observe this concept map. ये state of matter के बारे में है और ये आपको कंप्लीट करना है. तो ध्यान से देखिए, नोटबुक निकालिए और करना शुरू करिए. फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेस का करना है. वीडियो को पॉज करो, फिल करना शुरू करो. मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ. फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ फोर्स, फॉर्म ऑफ एनर्जी,
एंड टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। ओके, ये हम कंप्लीट करवाएंगे आपको। माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप, ये आपको नोट करना है। ओके, look here, what is written here, state of matter। ओके, सबसे पहले क्या हो रहा है, जो हमारे सॉलिड है उसको हमने हीट दी, तो वो जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर उसको फिर से हीट दी तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब उल्टा करना है, गैस के मॉलिक्यूल्स को वापस से कूलिंग दे रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसको लिक्विड को फिर से कूलिंग दिया जाए तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पर ये सेपरेट चीज है, स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये जो हमारा ग्राफ था ना, तो इसमें हमने सॉलिड लिक्विड गैस को तो कंप्लीट कर दिया, अब स्टेट ऑफ मैटर को हमने कंप्लीट करना है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो हम इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे, फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस लिखने के बाद नीचे करेंगे। फिजिकल चेंज होता है आइस का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। केमिकल चेंज है बर्निंग ऑफ द पेपर। ठीक है, आगे हमारे पास चैप्टर जो इसमें नेक्स्ट था वो उसमें हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, रॉक्स के बारे में पढ़ा था, मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। रॉक्स कितने कितने तरीके की थी, तो इग्नियस थी, सेडिमेंट्री थी, मेटामॉर्फिक थी, वो हमें मेंशन करना है, और मिनरल्स के बारे में भरना है यहाँ पर। तो अब ध्यान से देखो, रॉक्स हमने लिख दिया, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, प्यूमाइक, बेसाल्ट, ऑब्स्टाइन। सेडिमेंट्री रॉक्स के लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शाले, कोल। मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल स्लेट, क्वार्टेजाइट, मार्बल, जेनेसिस। तो यहाँ पर मिनरल्स भी कुछ दिए गए हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, माइका, क्वार्ट्ज, ये मिनरल के एग्जाम्पल है। इस तरीके से वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये प्यूमाइक, लाइमस्टोन और मार्बल तो ऑलरेडी गिवन थे। उसके बाद हमें भरना है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ग्राफिक। इसको ध्यान से देखो, ओपेक लिखा हुआ है, और दो तरीके के और ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसलूसेंट होता है, उसको फिल करना है हमें, उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से एलिप्स होता है, क्योंकि जो मून है वो भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स होता है, ये यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल क्लियर ग्लास और क्लीन वाटर, बटर पेपर और फ्रॉस्टेड ग्लास ट्रांसलूसेंट के एग्जाम्पल। ओपेक में हमने लिख दिया वुड और ब्रिक। देखो, ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से ही इक्लिप्स होता है स्पेस में, तो कौन कौन से होते हैं, सोलर और लूनर इक्लिप्स, वो लिख दिया हमने। इसके बाद आगे हमारे पास आता है टाइप ऑफ फोर्स एंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब उस मैप को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, टाइप ऑफ फोर्स, मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स to move or lift the object. Okay, then frictional force, the force that opposes the motion of the object. Magnetic force, the force of attraction or repulsion between the magnet. Electrostatic force, the force between the charged object. Gravitational force, the force of attraction between two objects.
तो ये सब होते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। इस तरीके से हम लिखेंगे। सो आप इस तरीके से फिल कर देना टाइप्स ऑफ फोर्स, मस्कुलर, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप भर देना मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट चलता है टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन में। तो यहाँ पे हमने 6 टाइप ऑफ मशीन के नाम लिखने हैं, सबके दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। और जो 6th है यानी कि ऑब्वियसली लीवर, क्योंकि क्लास 2 लीवर वहाँ पे लिखा हुआ है, तो लीवर को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और उनके दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। तो अब इसको ध्यान से देखो। टाइप ऑफ सिंपल मशीन हमने लिखा। पहला है हमारे पास लीवर। लीवर से एरो निकाल के फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर हमने निकाला। लीवर के दो एग्जांपल रैंडम हमने ऊपर लिखे हुए हैं, सीसो और क्रोबार। ओके, फिर फर्स्ट क्लास लीवर में आपको दिखाई दे रहा है फलक्रम बीच में है, सेकंड क्लास में लोड बीच में है, थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में है। तो जो फर्स्ट क्लास लीवर है उसके एग्जाम्पल है सीजर और सीसो। सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है व्हील बैरो और नट क्रैकर। थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है ट्वीजर, फिशिंग रोड। उसके बाद सिंपल मशीन में आती है दूसरे नंबर की सिंपल मशीन, जिसमें होता है व्हील और एक एक्सल। एक्सल यानी कि रोड, जैसे कि डोर नॉब में होता है, जैसे स्टीयरिंग व्हील में होता है। अगला है हमारे पास पुली। पुली फ्लैग पोल पुली, उसका ही एग्जाम्पल है। जो फ्लैग के पोल के ऊपर जो पुली लगी हुई होती है फ्लैग होस्टिंग के लिए, वो पुली होती है, वेल पुली होती है। अब इंक्लाइन प्लेन, रैंप, स्टेयरकेस, ये इंक्लाइन प्लेन होते हैं। रैंप जिसे ऊपर चढ़े हम, वो रैंप होता है, स्टेयरकेस होता है। ये सब क्या है? ये सब इंक्लाइन प्लेन है। वेज क्या है? वेज आपको एक नुकीली चीज इमेज में दिखाई दे रही होगी, नाइफ हुआ, एक्स हुआ, ये वेज के एग्जांपल है। उसके बाद 6th सिंपल मशीन हमारे पास है स्क्रू। ये जार लेड हुआ, स्क्रू हुआ, तो ये सब उस सिंपल मशीन के एग्जांपल होते हैं। तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट ग्राफिक को फिल कर लेंगे। ये सब करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं काफी सारे क्वेश्चन। What is water called? Why is water called a universal solvent? तो बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि पानी यूनिवर्सल सोलवेंट क्यों है? पानी यूनिवर्सल सोलवेंट इसलिए है बिकॉज it can dissolve a large number of substance, okay? जैसे कि salt can be dissolved in the water, so it can dissolve salt. Water can dissolve sugar. Water can dissolve ink also. That's why we are saying कि ये काफी सारी चीजों को अपने अंदर घोल सकता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड यूजिंग हैंड पिकिंग? गिव एनी वन एग्जांपल। किस किस तरीके की चीजें सेपरेट की जा सकती है हैंड पिकिंग मेथड से? एक एक एग्जांपल देकर बताओ। हाँ, hand picking is used to separate substance which are different in size, shape and color. उन चीजों को सेपरेट करने में हैंड पिकिंग मेथड का यूज होता है, यानी कि हाथ से उठाना। जो चीजें साइज की अलग हो, शेप की अलग हो या कलर की अलग हो, जैसा कि फोटो के अंदर दिखाया गया है। ये खाने की चीज में स्टोन मिला हुआ है, तो स्टोन को हम हैंड पिकिंग की मदद से निकाल रहे हैं। ये है separating the stone from the grain. It is an example of hand picking. Next question is why is the evaporation a physical change? Give any one example. Evaporation एक physical change है, इसमें कोई नया substance नहीं बनता,
एक एग्जाम्पल से बताइए। सो इवेपोरेशन इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इन दिस प्रोसेस ओनली द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। Example is drying a wet cloth. So you can look here. फोटो यहाँ पर दी गई है, वेट क्लोथ्स यहाँ पर बिछाए गए हैं, सुखाए गए हैं। सो ड्राइंग ऑफ द वेट क्लॉथ इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है। इसमें सिर्फ पानी गायब हो रहा है, कपड़े वैसे के वैसे हैं, कोई नई चीज नहीं बन रही है। सिर्फ स्टेट ऑफ वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था वो वेपोराइज हो गया, गैस की फॉर्म में बदल गया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। इसीलिए इवेपोरेशन एक फिजिकल चेंज है। अब देखो, व्हाट आर द मेटालिक मिनरल्स? राइट वन यूज ऑफ एनी थ्री मेटालिक मिनरल। अब मेटालिक मिनरल क्या होते हैं? Metallic mineral are those mineral from which metal can be extracted profitably। यहाँ पे जो वर्ड आया है profitably, यानी कि हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो अगर बहुत महंगा पड़ जाए तो कोई फायदा नहीं। फायदेमंद रूप से अगर हम मेटल निकाल पाए। मेटेलिक मिनरल वो मिनरल होते हैं जिनसे मेटल्स को निकाला जा सकता है बिना नुकसान करवाए पैसों का, तो वो मेटालिक मिनरल्स कहलाएंगे। यूजेस क्या है? जैसे कि आयरन का जो मेटालिक मिनरल है वो हेमेटाइट है। हेमेटाइट का हम यूज करेंगे, उस आयरन का हम यूज करेंगे मशीन बनाने में, उस मिनरल का यूज करेंगे हम मशीन बनाने में, टूल्स बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। दूसरा मेटालिक मिनरल है कॉपर। कॉपर को हम इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज करते हैं, बिजली की तारें बनाने में यूज करते हैं कॉपर का। अगला मेटालिक मिनरल है बॉक्साइट, यानी कि एल्यूमिनियम, जो कि बर्तन बनाने में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट पार्ट, एयरक्राफ्ट के, ये सब बनाने में यूज होता है। आयरन की हेमेटाइट की फोटो देखो आप कैसा दिखता है, कॉपर कैसा दिखता है, और बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम कैसा दिखता है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी, इसीलिए मैंने फोटो लगाई। तो हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए कि व्हाई इज वाटर कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड यूजिंग हैंड पिकिंग। वन एग्जांपल हमने दे दिए। इवेपोरेशन फिजिकल चेंज है, ये भी हमने पढ़ लिया। मेटालिक मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। राइट वन यूज ऑफ एनी 3 मेटालिक, 3 मिनरल मेटालिक मिनरल के बारे में पढ़ लिया, उनका एक यूज भी हमने बता दिया। अब है फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शाले एंड स्लेट। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बताना है हमें, ये शाले है और ये स्लेट है। सो शाले इज अ सेडिमेंट्री रॉक formed from clay and mud। क्ले और मड की वजह से शाले बनता है, जबकि स्लेट मेटामॉर्फिक है। शाले सेडिमेंट्री रॉक है, मड और मिट्टी की वजह से बनेगा, कीचड़ और मिट्टी की वजह से बन रहा है शाले, लेकिन स्लेट बनता है मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ रॉक है ये। शाले धीरे धीरे हीट और प्रेशर की वजह से स्लेट में कन्वर्ट होता है। स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड व्हेन शाले इज चेंज्ड बाय हीट एंड प्रेशर। इसके ऊपर जब हम हीट और प्रेशर अप्लाई करेंगे तब ये जाके स्लेट में चेंज होगा। अब फीचर्स दोनों के एक एक करके देख लेते हैं हम क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है शाले सेडिमेंट्री रॉक, जबकि स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक। फॉर्मेशन कैसे होता है शाले का? फॉर्म्ड फ्रॉम द लेयर ऑफ क्ले, मड एंड टाइनी पार्टिकल। मिट्टी, कीचड़ और छोटे छोटे पार्टिकल जब जुड़ते हैं तब शाले बनता है। जबकि स्लेट कैसे बनता है? फॉर्म्ड व्हेन शाले इज चेंज्ड बाय हीट एंड प्रेशर। शाले हीट और प्रेशर की वजह से
दबता चला जाए, जो उसकी सबसे नीचे वाले लेयर है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, टेक्सचर कैसा होता है शाले का? सॉफ्ट होता है, फ्लकी होता है, छोटी छोटी लेयर्स में टूट जाता है इजीली, जबकि स्लेट ऐसा नहीं करती, हार्ड होती है, फाइन ग्रेन्ड होते हैं, छोटी छोटी फ्लैट सीड्स में स्प्लिट हो सकती है, लेयर्स में नहीं, सीड्स में। अपीयरेंस क्या है? शाले यूजुअली डल होता है, शेड इसकी ब्राउन कलर की होगी, ग्रे कलर की होगी या डल कलर होंगे, जबकि स्लेट का कलर डार्क ग्रे, ब्लैकिश, ग्रीन, ब्लूइश इस तरीके के होते हैं, मतलब डार्क कलर होते हैं बेसिकली। हार्डनेस, शाले सॉफ्ट होती है, ओके, देखा भी होगा आपने, जबकि स्लेट शाले से हार्डर होता है। यूज क्या है? शाले का यूज हम ब्रिक बनाने में करते हैं, टाइल्स और सीमेंट बनाने में, जबकि स्लेट रूफिंग के लिए, फ्लोरिंग के लिए, ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए, डेकोरेटिव स्टोन बनाने के लिए स्लेट का यूज होता है। नाउ अवर क्वेश्चन इज, हमें क्वेश्चन करना है व्हाट इज अ सोलर इक्लिप्स एंड व्हाट इज अ lunar eclipse. So student, what is a solar eclipse and lunar eclipse? You can look here. Solar eclipse occur when the moon comes between the sun and the earth and blocks the sunlight from reaching the earth. यानी कि सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून बीच में आ जाए, किस किस के? सन और अर्थ के, तब सोलर इक्लिप्स होता है। इसकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, अर्थ पर नहीं पहुंच पाती है। A solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth and it blocks the sunlight from reaching the earth. There is some key points written here. It occurred during the daytime. सोलर eclipse सिर्फ दिन के समय होगा। It happened on a new moon day. New moon day पे ही होगा ये। It is visible only from a small part of the earth. पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर ही सोलर इक्लिप्स विजिबल होगा। आप पिक्चर को, डायग्राम को अच्छे से देखो। सो सन है, मून है, This is our sun, this is our moon and this is earth. So ये अर्थ है और ये सन है, इसके बीच में आ गया ये मून। अब जो ये लाइट यहाँ से आने वाली थी इस तरीके से, वो इधर ही रुक गई, तो पृथ्वी के इस वाले हिस्से पर बिल्कुल अंधेरा, उम्ब्रा, टोटल शैडो, इतने एरिया में टोटल शैडो, कोई लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लाइट, हल्का अंधेरा। ओके, उसको क्या बोलेंगे? पीनुम्ब्रा, यानी कि पार्शियल शैडो। अब ध्यान से देखो, मून का ऑर्बिट क्या है? ऐसे ऐसे घूम के आता है, तभी तो वो बीच में आ गया बेचारा। सो इन सोलर इक्लिप्स द मून शैडो, उम्ब्रा एंड पीनुम्ब्रा फॉल ऑन द अर्थ। पीपल इन द उम्ब्रा सी अ टोटल सोलर इक्लिप्स। जो इस वाली जगह पर होंगे, इस वाली जगह पर, इधर वो लोग टोटल सोलर इक्लिप्स को देखेंगे, इधर टोटल सोलर इक्लिप्स को देखेंगे।
बाकी के बच्चे हुए लोग पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा सन उन्हें दिखाई दे रहा होगा। ओके, अगला है हमारे पास लूनार इक्लिप्स। क्या होता है? अ लूनार इक्लिप्स ओके और व्हेन द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून, अर्थ बीच में आ जाए, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, तब लूनार इक्लिप्स होता है। इट ओक्योर एट द नाइट, रात को होगा। इट हैपन ऑन अ फुल मून डे, पूर्णिमा के दिन होगा। इट इज विजिबल फ्रॉम द एंटायर साइड ऑफ द अर्थ वेयर द मून इज अबाउ द होरिजन, सब जगह से दिखाई देगा जहाँ पे होरिजन से ऊपर मून है, उन सब जगह से। Now look at the diagram of this lunar eclipse. सन आपको दिखाई दे रहा है, अर्थ आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा सन है, ये अर्थ है एंड दिस इज मून। तो अर्थ बीच में आ गई, अर्थ ने ब्लॉक कर दिया लाइट वेव को, ये जो लाइट वेव्स आ रही थी इसको ब्लॉक कर दिया मून के पास पहुंचने से। मून के ऊपर ये स्ट्राइक करती तभी तो बैक आके हमें दिखाई देती, बट अब ये रीच ही नहीं कर रही तो पहुंचेगी कैसे? उम्ब्रा और प्रीनम्ब्रा, ये जो पार्शियल शेडो है वो प्रीनम्ब्रा, उम्ब्रा टोटल शेडो होती है। तो इस केस में लूनार इक्लिप्स जो अर्थ पे होएगा, अर्थ की शेडो की वजह से, जो अर्थ की शेडो है वो मून पे गिर रही है, इसलिए मून के पास कोई लाइट नहीं पहुंची और वो नहीं दिखाई देगा। द मून मे लुक डार्क और रेडिश ब्लड मून ड्यूरिंग अ टोटल लूनार इक्लिप्स, या तो काला दिखाई देगा या बिल्कुल लाल ड्यूरिंग द टोटल लूनार इक्लिप्स। रेडिश ब्लड कलर का दिखाई देगा। सो सोलर इक्लिप्स हैपन ऑन अ न्यू मून डे व्हेन द मून इज इन बिटवीन सन एंड द अर्थ, एंड द लूनर इक्लिप्स हैपन ऑन द फुल मून डे व्हेन द अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं कवर 7 तक। 8th क्वेश्चन अब हमें करना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड opaque object? What is the difference between transparent, translucent and opaque object? देखो, हमने इसको एक टेबल के रूप में बना दिया है। सबसे पहले लिखा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, फिर लिखा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, फिर लिखा ओपेक ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले आप देखो डेफिनेशन क्या दोगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट दैट अलाउ ऑलमोस्ट ऑल लाइट टू पास थ्रू देम सो दैट वी कैन सी क्लियरली थ्रू देम। जैसे कि आपको ये क्लियर ग्लास दिखाई दे रहा है, क्लीन वाटर और क्लियर ग्लास, क्लीन वाटर और क्लियर ग्लास, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। आर पार दिखाई दे रहा है ना, बिकॉज इट इज अलाउिंग ऑलमोस्ट ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम सो दैट वी कैन सी क्लियरली थ्रू देम। ओके, अगला है हमारे पास ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट दैट अलाउ सम लाइट, थोड़ी बहुत लाइट को पास होने दे थ्रू देम सो दैट वी कैन सी पार्शियली थ्रू देम, ताकि हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। नीचे टेबल दिखाई दे रही है इस बटर पेपर से, ये फ्रॉस्टेड ग्लास है, धुंधला धुंधला आपको ये दिखाई देता है इसमें। ओके, ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम सो दैट वी कैन नॉट सी थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने में से लाइट को बिल्कुल पास ना होने दे,
ताकि हम उसके आर पार नहीं देख सके। अब बुक में से लाइट पास नहीं हो सकती, वुडन डोर में से भी लाइट पास नहीं हो सकती, इसलिए ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब बात करेंगे कि हाउ लाइट पास थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट में से पास कैसे होती है, देखो ये जो ट्रांसपेरेंट है उसमें एग्जैक्टली जितनी रेज आएंगी वो सारी पास हो जाएगी। लाइट पासिस थ्रू ऑलमोस्ट कंप्लीटली, पूरी तरह से लाइट पास हो जाती है ट्रांसपेरेंट में से, जबकि ट्रांसलूसेंट के अंदर हमने इतनी लाइट भेजी थी, ठीक है 5 रेज भेजी तो 3 ही पास हुई। इस तरीके का कुछ सीन होता है, जबकि ओपेक ऑब्जेक्ट ने कंप्लीटली रोक दिया लाइट को। लाइट डज नॉट पास थ्रू देम। देखो ट्रांसलूसेंट में से पार्शियली लाइट पास होगी, इसमें कंप्लीटली पास नहीं होएगी, इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीटली पास होएगी, यहाँ पे नहीं होएगी, यहाँ पे लाइट पास होगी, ये थोड़ी थोड़ी पास होगी। ओके आगे देखो, विजिबिलिटी थ्रू द ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट में से वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली थ्रू देम, एंड ट्रांसलूसेंट में से वी कैन सी ऑब्जेक्ट पार्शली बट ब्लरी ब्लरी। पार्शली दिखाई देगा या ब्लरी ब्लरी दिखाई देगा, यानी कि धुंधला धुंधला दिखेगा हमें ट्रांसलूसेंट में से। ओपेक के आर पार तो हम देख ही नहीं सकते हैं। आगे एग्जाम्पल है क्लीन ग्लास वाटर, क्लीन वाटर, एयर, विंड, ये सब ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइट आसानी से पास इनमें से हो जाती है। जबकि बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, थिन प्लास्टिक सीट, ये ट्रांसलूसेंट होती है, थोड़े थोड़े लाइट को पास करने देते हैं। ओपेक वो होते हैं जो बिल्कुल पास ना कर दे, मेटल पास नहीं करने देगा, बुक पास नहीं करने देगी, ईंट की वॉल पास नहीं करने देंगे, तो ये सब ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। अब देखो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ध्यान लेट अस सी क्लियरली, वो हमें साफ साफ देखने देते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जबकि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट पार्शियली देखने देते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट लेट अस सी एट ऑल, कुछ भी आर पार उससे नहीं देखने देंगे हमें। चलो बच्चों अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन को पढ़ो। Why are sunglasses made up of translucent material instead of transparent material? सनग्लासेस ट्रांसलूसेंट मटेरियल के क्यों बने होते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, बताओ मुझे। तो भैया बात है ऐसी, जो सनग्लासेस होते हैं वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल के बने होते हैं इंस्टेड ऑफ फुल्ली ट्रांसपेरेंट मटेरियल बिकॉज दे अलाउ ओनली सम लाइट टू पास, दैट्स व्हाई। क्यों हमें ऐसा करना है? ताकि हम रिड्यूस कर सके ब्राइटनेस सनलाइट की, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके अपनी आंखों को फ्रॉम द हार्मफुल रेज, ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे स्ट्रॉन्ग ब्राइट लाइट के अंदर भी, सो हमारा विजन कंफर्टेबल हो इन स्ट्रॉन्ग लाइट ऑल्सो। इसलिए जो ग्लासेस होते हैं, सन ग्लासेस होते हैं, वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट मटेरियल के नहीं बनते, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो टू मच लाइट को पास करने देगी, एंटर करने देगी हमारे आइज में, तो वो तो प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे। तो प्रोटेक्ट करवाना है ना हमें तो अपनी आइज को, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है, जल्दी से बता दो। एनर्जी होती है भाई एबिलिटी टू डू वर्क, और एनर्जी इज समथिंग दैट कॉजेज अ चेंज, सो वी नीड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज जस्ट लाइक मूविंग, कुकिंग, लाइटनिंग, रनिंग, मशीन चलाने में, प्लेइंग में, सब में एनर्जी चाहिए। हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है। साउंड एनर्जी वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होगी। मैकेनिकल एनर्जी ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी
फैन को रन करने में, टीवी को चलाने में, कंप्यूटर को चलाने में मदद करती है। लाइट एनर्जी हमें देखने में मदद करती है। हीट एनर्जी हमारा खाना पकाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रिक्शन क्या होता है? एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताओ फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो अपोज करता है या स्लो डाउन कर देगा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, so friction is a force that oppose or slow down the motion of one object moving over the another object. Advantage क्या है फ्रिक्शन की? फ्रिक्शन help us walk without slipping, बिना फिसले चलने में मदद करता है फ्रिक्शन। डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन की? फ्रिक्शन causes wear and tear of machine, of shoes, of tire, इसी की वजह से ही खराब हो रहे हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी थ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका एक एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी, उसका एक एग्जांपल साउंड एनर्जी, उसका एक एग्जांपल आपको देना है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखो हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज द एनर्जी दैट मेक ऑब्जेक्ट हॉट। एग्जांपल, अ गैस स्टोव यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। Second, light energy. Light energy help us to see things around us. So light from the sun is an example of light energy. Electrical energy. Electrical energy is the energy produced by electricity. And a fan running on electricity is example of electrical energy. उसके बाद लिस्ट द टाइप ऑफ सिंपल मशीन। वी ऑलरेडी डिड दिस इन दैट कॉन्सेप्ट मैपिंग, तो वहाँ से आपको टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन लिखना है। ओके, अरे वहाँ पे दिखाया ना मैंने मैप में, कॉन्सेप्ट मैप बनाया था ना अभी, कॉन्सेप्चुअल ग्राफिक्स, उसमें 6 सिंपल मशीन्स मेंशन है, तो वही करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द 6 टाइप ऑफ मशीन्स वुड वन यूज टू डू द फॉलोइंग। ये चीज़ें करने के लिए कौन सी 6 सिंपल मशीन यूज होएगी, कौन कौन सी, किस किस में कौन कौन सी। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले है कट पेपर, कौन सी मशीन यूज होएगी? चॉपिंग वुड, होस्टिंग अ फ्लैग, लिफ्टिंग अ हैवी बॉक्स टू बैक ऑफ अ ट्रक। ओके, ओपन अ जैम जार, turn the doorknob, ओके, कटिंग वेजिटेबल। तो इन सभी कामों को करने के लिए हमें कौन कौन से सिंपल मशीन यूज करनी है, उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फर्स्ट सेकेंड क्लास लीवर विद द डायग्राम। ठीक है भाई, करते हैं तो फिर। सो लुक हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कटिंग अ पेपर। Cutting a paper is a scissor, and scissor is wedge-shaped blade that cut the paper. So it is wedge. Okay, ये a sharp edge of the X, wedge, chopping में यूज हो रहा है। एक्चुअली ये लीवर भी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी लीवर। ठीक है, बट सिंगल सिंगल देखेंगे तो ये 2 वेज है, सो इट इज लीवर, इसको लीवर लिखना आप। नेक्स्ट, चॉपिंग वुड, सो दिस इज एक्स एक्सिस, शार्प एज है इसके पास, इसलिए हम इसको वेज लिख रहे हैं। ऑब्वियसली फ्लैग होस्टिंग में पुली है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये इंक्लाइन प्लेन है, लिफ्टिंग अ हैवी बॉक्स टू द ट्रक। इंक्लाइन प्लेन रैंप का यूज कर रहे हैं, मेक इट इजियर टू मूव द बॉक्स अपवर्ड। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इंक्लाइन प्लेन है ये जो रैंप है,
जो बनाया गया है एक हैवी बॉक्स को लिफ्ट करने के लिए ट्रक के ऊपर, वो इंक्लाइन प्लेन होता है। ओके नेक्स्ट, ओपन अ जैम जार। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, लिड है ये, तो इसको हम बोलेंगे स्क्रू। द लिड ऑफ द जार हैज अ स्क्रू थ्रेड विच हेल्प इन ओपनिंग इट। ओके नेक्स्ट बताओ मुझे। नेक्स्ट है भाई हमारे पास, हमें क्या लिखा हुआ था, टर्न द डोर नॉब। सो व्हील और एक्सेल का ये एग्जांपल होता है। जो राउंड नॉब होती है वो व्हील होती है एक्चुअल में, और बीच में जो रोड है वो एक्सेल है, जो कि डोर को टर्न करने में मदद करती है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइफ, जो कि एक वेज का एग्जाम्पल है। द नाइफ हैज अ शार्प वेज शेप्ड ब्लेड, जो कि हम वेजिटेबल कट करने में यूज करते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फर्स्ट सेकेंड लीवर विद अ डायग्राम। डायग्राम की मदद से फर्स्ट और सेकेंड क्लास लीवर में हमें डिफरेंशिएट करना है। देखो, फादर लाइक्स टू ईट, फादर फुलक्रम इन द मिडल, लाइक्स लोड इन द मिडल, तो वो सेकेंड हो गया था। तो चलिए देखते हैं। तो भाई फर्स्ट क्लास में, इन द फर्स्ट क्लास लीवर द फुलक्रम इज इन बिटवीन एंड द एफ बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। एफर्ट यानी कि फोर्स, लोड यानी कि जो वजन उठाना है वो लोड, बीच में ये पॉइंट जहाँ पे जॉइंट है। सो सीसो और सीजर में यहाँ पर मिडल में जॉइंट होगा, तो इन सीजर, सीजर लीवर का एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने वेज लिखा था, वो गलत है। वेज इसका जो सिंगल सिंगल पॉइंट है ना वो है, पर जो दोनों को कनेक्ट करके जॉइंट लगा दिया तो अब वो लीवर बन गया, लीवर का एग्जांपल है। ठीक है, तो एफर्ट एक साइड, लोड दूसरी साइड, बीच में फुलक्रम, ये एग्जांपल है फर्स्ट क्लास लीवर का। सीजर और सीसो इसका एग्जांपल हो गया। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट। द एफर्ट फोर्स इधर लगाएंगे, लोड ऊपर उठ जाएगा, ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, फोर्स इधर लगाएंगे, वजन यहां से उठेगा, तो मतलब हमें नीचे लगाया ऊपर उठ गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। सो इट मे और मे नॉट गिव अ फोर्स एडवांटेज, कभी कभी ये हमें फोर्स लगाने में एडवांटेज दे देगा, कभी नहीं देगा, इसी कारण की वजह से। एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चे प्यारे प्यारे दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या कर रहे हैं, वो एफर्ट लगा रहे हैं, फुलक्रम बीच में है, इस बच्चे ने एफर्ट, देखो ये एफर्ट लगाएगा, फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, तब ये गर्ल जाएगी ऊपर की तरफ। ओके, जब ये गर्ल एफर्ट लगाएगी नीचे की तरफ तो ये बॉय, ये लोड हो जाएगा और ये जाएगा ऊपर की तरफ। फुलक्रम बीच में ही रहने वाला है, तो ये फर्स्ट क्लास लीवर है हमारा। दूसरा हमने सेकंड क्लास लीवर देखना था। सेकंड क्लास लीवर में लोड ही बीच में होता है। व्हील बैरो, नट क्रैकर इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो फुलक्रम है वो एक साइड रहेगा, एफर्ट दूसरी साइड रहेगा, फोर्स आप लगाओगे नीचे चला जाएगा, इधर लगाओगे एफर्ट, लोड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आपका काम बन जाएगा। ये वो है जॉइंट फुलक्रम। ठीक है, ऐसा होता है। आप समझने के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको लेके जाना है इधर से, ये है एफर्ट, यहाँ से आप पुश कर रहे हो, लोड आगे चला जाएगा, हो गया ना काम। ये इनका फुलक्रम है, व्हील बैरो। सो इट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट, इसी डायरेक्शन में एफर्ट, इसी डायरेक्शन में लोड मूव किया है तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। लेकिन इसमें तो ऊपर नीचे हो रहा था, इसलिए उसमें लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज होती है, बट इसमें तो नहीं होती है। इट ऑलवेज गिव अ फोर्स एडवांटेज, धक्का मारोगे तो चीज आगे जाएगी,
अगर प्रेस करोगे तो चीज फूट जाएगी नट क्रैकर्स में। ओके, तो ये हमेशा फोर्स एडवांटेज इसमें मिलती है, जबकि फर्स्ट क्लास वाले में मिले ना मिले डिपेंड करता है। तो समझ गए ना, हमने डिफरेंशिएट कर दिया ना, प्यारे प्यारे डायग्राम बनाकर यहाँ पर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास लीवर के बीच में। नोट कर लेना।